गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहितास स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आदर्श स्कूल रावत सर पर। अपने वैदिक गणित के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग की प्रक्रियाएं हैं उनकी पीछे जो कक्षाएं थी उनमें अध्ययन किया है। आज अपने भाग की संक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे की जो प्रक्रिया थी उनके अंदर भाग, व्यवकलन यानी घटाव, वर्ग संक्रिया, गुणन संक्रिया और घनफल की संक्रियाएं की थी। आज अपने वैदिक गणित के अंतर्गत भाग संक्रिया यानी भाग की जो विभिन्न विधियां हैं, महत्वपूर्ण विधियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाग संक्रिया हमारे जो 10वीं तक के जो सिलेबस या पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाग की 3 महत्वपूर्ण विधियां जो प्रचलित है। तो पहली है सूत्र निकलम विधि, जिसके द्वारा अपने गुणा, वर्ग और घनफल ज्ञात कर चुके हैं, उसके द्वारा अपने भाग संक्रिया भी करेंगे। उसके बाद में दूसरी विधि है अपने सूत्र प्रावर्त्य विधि और तीसरी विधि है सूत्र ध्वजांक विधि। तो 3 विधियों के द्वारा अपने भाग संक्रियाएं करेंगे। तो पहली विधि अपने सूत्र निकलम विधि है, उसके द्वारा हल करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, सूत्र निकलम द्वारा जो भाग करना है। संख्या 1,11,034 को भाग देना है 8,889 का सूत्र निकलम विधि द्वारा। तो ये दिया गया 1,011, ये 1,11,034, उसमें 889 का भाग देना है। तो ये जो भाग के निशान से जो पहले जो राशि दी गई है इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। तो आपको बताया है कि जो सूत्र निकलम विधि है उसमें चाहे अपने गुणा कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, घनफल कर रहे हैं या भाग की संक्रिया कर रहे हैं, तो उनमें सभी में आधार अवश्य रूप से माना जाता है। तो आधार यहाँ पर अपने भाजक है उसको देख के माना जाएगा। उसमें संख्या को देखकर अन्य जो संक्रियाएं थी जैसे वर्ग है, घनफल है या गुणा है, उनमें संख्याओं को देख के माना जा रहा था। यहाँ पर अपने भाजक को देखकर आधार माना जाएगा। भाजक देखिए किसके करीब है, भाजक आधार अपने माना जाता है 10, 100 या 1,000 को। तो ये 1,000 के करीब है, ना 10 के करीब है ना 100 के करीब है, उनसे ज्यादा दूर है और 1,000 के करीब है, तो आधार मान लिया जाएगा 1,000। तो आधार 1,000। देखो अपने भाग की कोई भी विधि कर रहे हैं वैदिक गणित के अंदर, उसमें 3 खंड बनाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आधार लिखा जाएगा। आधार हमने माना है भाजक 889 को देखकर 889 1,000 के करीब है, तो आधार माना जाएगा 1,000। उसके बाद में यहाँ भाजक आएगा, ये भाज्य था, ये भाजक है। देखो भाजक कितना है 889। यहाँ पर पूरक अंक लिखेंगे। पूरक अंक यानी आधार से भाजक है कितना अधिक है या कितना कम है।
वो आधार में से 889 है उनको घटाया जाएगा क्योंकि ये कम है, तो विचलन आ रहा है यहाँ से 10 में से 9 1 और 1 यानी 111। ध्यान रखना है विचलन के अंदर उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 है। आधार में कितने 0 है? 3 0 है, तो पूरक अंक है या विचलन है इसके अंदर 3 अंक होंगे, यानी 1000 आधार है उसमें से भाजक 889 को घटाया तो प्लस के 111 प्राप्त हुए। क्योंकि आधार को अपने ऊपरी पर लिखेंगे, भाजक को दूसरे नंबर पर लिखेंगे, तो आधार जाता होगा उपाधार, ये भाजक है वो कम होगा तो प्लस की आएगी, जो पूरक अंक है वो प्लस के होंगे। अब देखें अपने आधार में कितने 0 हैं? 3 0 है, तो भाज्य के 3 अंक इधर वाले दाईं साइड से 3 अंक तीसरे खंड में भरे जाएंगे, 0 3 और 4। बाकी 3 अंक बच रहे हैं वो दूसरे खंड में भरे जाएंगे। पहले पहला खंड भरा जाता है, फिर तीसरा, फिर दूसरा। अब यहाँ से 1 है वो योग के रूप में नीचे आएगा, 1 को पूरक अंकों से गुणा करके आगे वाले जो पद है उनके नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ से 1 को 1 से गुणा किया 1 एकम 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 एकम 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1 एकम 1, ये खाली है। अब दूसरे पद का योग होगा 1 और 1 2, 2 को पूरक अंकों से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 और 2 को 1 से गुणा किया 2, ये खाली रह जाएगा। अब इनका योग होगा, ध्यान रखना है जिसका योग हो जाएगा उसके नीचे इनका गुणनफल नहीं आएगा। इसका योग हो गया, इसमें नहीं आया, आगे वाले पदों में आया। अब इसका योग हो जाएगा 1 और 1 2 2 4, तो 4 को पूरक अंक से गुणा करेंगे तो वो 4 यहाँ नहीं आएगा, 4 एकम 4 आगे वाले पद के नीचे आएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। इनका भी योग करें 4 और 4 8 3 तो 5 और 4 9, यहाँ से 1 और 2 3 और 4 7। ध्यान रखना है ये भागफल है और ये शेषफल होगा। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर शेषफल है वो भाजक से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो भाजक को शेषफल में से घटा दिया जाएगा। अगर एक बार घटाया जाता है तो भागफल में 1 जोड़ा जाएगा, 2 बार घटाया जाता है तो 2 जोड़ा जाएगा। तो देखें अपने ये हो गया भागफल और ये शेषफल, क्योंकि शेषफल है वो भाजक से छोटा है। तो इस प्रकार ये भाग संक्रिया के अंतर्गत अपने सूत्र निखिलम विधि का अध्ययन किया है। तो इस प्रकार बिल्कुल आसानी से अपने इस प्रकार भाग दे सकते हैं। भाग संक्रिया की ये सूत्र निखिलम विधि थी। अगली विधि अपने पढ़ेंगे सूत्र परावर्त्य विधि। सूत्र परावर्त्य विधि और सूत्र निखिलम विधि बिल्कुल एक ही प्रकार की विधियां हैं। उसमें ध्यान रखा जाता है कि आधार से अगर भाजक बड़ा है तो पूरक अंक है वो माइनस के होते हैं। माइनस होने के कारण यहाँ पर जोड़ना है और घटाव होता है, बस ये ध्यान रखना होता है। तो सूत्र निखिलम विधि और सूत्र परावर्त्य विधि दोनों एक ही प्रकार की विधियां हैं। अपने सूत्र परावर्त्य विधि द्वारा एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है 13,385 में भाग देना है 131 का। सूत्र परावर्त्य
विधि द्वारा कीजिए। 13,385 में 131 का भाग देना है सूत्र परावर्त्य विधि द्वारा। सूत्र परावर्त्य विधि आपको बताया था सूत्र निकलन विधि के बिल्कुल पूरक विधि है, तो उसमें आधार माना गया था, तो इसमें भी अपने आधार माना जाएगा। आधार हमेशा भाजक को देखकर माना जाता है। ये होता है भाज्य और ये है भाजक। यहाँ से भाजक है 131 है, 100 के करीब है, तो आधार 100 माना जाएगा। 100। उसी प्रकार 3 खंड बनाए जाएंगे। पहले खंड में ऊपर आधार लिखा जाएगा, आधार 100, भाजक लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पर भाजक है 131, पूरक अंक यानी आधार में से भाजक को घटाएं, कितना आ रहा है विचलन या पूरक अंक। यहां से देखो, अगर अपने भाजक आधार से छोटा लें तो प्लस के मान आएंगे। आधार में से भाजक घटाने पर प्लस के जो पूरक अंक है प्लस के आएंगे, तो सेम की सेम सूत्र निकलन विधि हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, आधार है वो भाजक से छोटा होने के कारण पूरक अंक है वो माइनस के आएंगे। यहाँ से 100 में से 31 घटाएंगे, 31 आएगा माइनस का, तो 100 में से 131 नहीं घटता, तो 131 में से 100 घटाएं तो 31 माइनस का आ रहा है, तो माइनस आगे न लगाकर यहाँ बार के रूप में या विनकुलम चिन्ह के रूप में दर्शा देते हैं। पूरक अंक है वो माइनस में होंगे, तो 31 को माइनस आगे न लगाकर अपने विनकुलम निशान के रूप में ऊपर बार के रूप में दर्शा दिया गया है। अब देखो, आधार में हमारे पास 2 जीरो है, तो भाज्य के 2 अंक तीसरे खंड में रखे जाएंगे, बाकी 3 अंक बचे हैं वो पहले खंड में रखेंगे। यहाँ से 1 है वो योग के रूप में आएगा, 1 को पूरक अंकों से गुणा करेंगे, 1 को 3 से गुणा किया 3, इसके ऊपर विनकुलम का निशान लगा दिया। यहाँ से 1 को 1 से गुणा किया 1, विनकुलम का निशान लगा दिया, आगे ये खाली रहेंगे। अब इसका योग होगा दूसरे पद में 3 और 3, यहाँ पे 3 माइनस का है यानी विनकुलम का निशान लगाएगा, 3 में से 3 घटेगा, 0 बचेगा। अब 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, आगे वाले पद के नीचे आएगा जिसका योग नहीं हुआ है। 0 को 1 से गुणा किया, ये भी 0 आएगा, ये खाली रहेगा। और योग तीसरे पद का होगा, यहाँ से 3 में से 1 घटेगा। वैसे योग हो सकता है लेकिन विनकुलम होने के कारण घटाव होगा, तो 3 में से 1 घटेगा। 2 को पूरक अंकों से गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा किया, 2 दिए 6, इस पे विनकुलम 2 को 1 से गुणा किया 2, इस पे विनकुलम का निशान, विनकुलम यानी माइनस का निशान। यहाँ से 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, 8 में से 6 घटेगा, 2 बचेगा। आपको बताया था ये सूत्र निकलन विधि की तरह सेम है, इसमें भी देख लेना है कि शेषफल जो आ रहा है पहले खंड में ये भागफल होगा, ये शेषफल माना जाएगा। शेषफल है वो भाजक से छोटा होना चाहिए, अन्यथा अपने शेषफल में से भाजक को घटा दिया जाता है। तो ये है भागफल, और ये है शेषफल। तो भाग की 2 प्रक्रियाएं पढ़ चुके हैं, 2 विधियां, पहले सूत्र निकलन विधि और दूसरी सूत्र परावर्त्य विधि। भाग संक्रिया में तीसरी विधि पढ़ेंगे अपने सूत्र लघुगणक विधि। संख्या दी गई है 12,345,
भाग 91 सूत्र ध्रुवजांक विधि द्वारा कीजिए। तीन खंड बनेंगे। पहले खंड के अंदर अब की बार आधार नहीं माना जाएगा, जो विकलन व परावर्तक के रूप में आधार माना गया था, अब की बार आधार की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर 91 जो भाजक दिया गया है, भाजक को पहले खंड में लिखा जाएगा, उसका जो इकाई अंक है उसको ध्रुवजांक माना जाएगा और शेष बचेगा 9 को यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको मुख्यांक माना जाएगा। ये होगा ध्रुवजांक और ये होगा मुख्यांक। देखिए अपने जैसे ध्वज है ऊपर होता है, उसी प्रकार ध्रुवजांक अंक है वो ऊपर होगा। भाजक का इकाई अंक है उसको ध्रुवजांक माना जाएगा। अन्य जो शेष अंक बचेंगे, चाहे 1 अंक बचता है चाहे 2 अंक है, वो मुख्यांक के रूप में माना जाएगा। मुख्यांक है वो भाग देने के काम आएगा और ध्रुवजांक है वो जो भाज्य आ रहे हैं उनको संशोधित करने के काम आएगा। तो यहाँ ध्रुवजांक में 1 अंक है तो भाज्य का 1 अंक इकाई अंक है तो तीसरे खंड में रख देंगे 5, बाकी बचेगा 1234 वो दूसरे खंड में रखा जाएगा। यानी ध्रुवजांक में 1 अंक है तो भाज्य का 1 अंक अंतिम अंक है जो इकाई अंक है वो तीसरे खंड में भरा जाएगा, बाकी जो अंक बच रहे हैं वो दूसरे खंड में। अब देखो मुख्यांक है वो भाग देने के काम आएगा, ये भाजक का काम करेगा। तो 9 का भाग यहाँ पे अंदर जो संख्याएं लिखी है उनके अंदर देंगे तो 1 में नहीं आता 12 में देंगे। तो यहाँ से ये प्रक्रिया अपने को ध्रुवजांक विधि के अंदर जो भाग की संशोधन की जो भी प्रक्रिया हो रही है उनको एक साथ दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ से 12 में भाग देंगे 9 का, क्योंकि मुख्यांक क्या है 9 है, 9 का भाग देंगे 12 में, 9 एकम 9, शेष पर बच रहा है 3, भागफल 1 यहाँ पे नीचे दूसरे खंड में आएगा और शेषफल 3 बच रहा है वो आगे वाली संख्या के नीचे। देखो नया भाज्य बनेगा, नया भाज्य 9 का भाग 12 में दिया था, एक बार भाग किया है, भागफल को यहाँ लिखेंगे, शेषफल बचा है 3 को आगे वाली संख्या के नीचे, तो 3 और ये 3 के नीचे 3 को लिखा है तो इसको थोड़ा सा पहले लिखना है 3 को, जो शेषफल बचा था। तो 3 और 3 से 33 पड़ेगा, उसको नया भाज्य माना जाएगा। हर बार जो नया भाज्य आएगा उसको संशोधन करना है, उसको छोटा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य यानी 33 को छोटा करना है। तो 33 माइनस जो भागफल अंक आया है उसका और ध्रुवजांक का गुणा घटेगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 × 1 यानी 33 माइनस 1 कितना बचेगा 32। अब जो संशोधित हो गया है भाज्य 32 आ गया है, उसमें भाग दे दिया जाएगा वापस इसका मुख्यांक 9 का, 9 दिए 27, शेष पर बच रहा है 5। संशोधित भाज्य अपने नया भाज्य आया था 33 को भागफल और ध्रुवजांक का गुणा करके एक घटा दिया तो ये 32 क्या संशोधित भाज्य हो गया। अब संशोधित भाज्य में
9 का भाग देंगे मुख्यांक का, 9 का भाग 3 बार 9 3 27, 27 32 में से घटाएंगे 5 बचेगा, तो भागफल 3 आया है वो यहाँ लिखेंगे नीचे, और शेषफल 5 है वो आगे वाले अंक के नीचे थोड़ा सा पहले, आगे वाला क्या है 4, 4 से थोड़ा पहले, तो नया भाज्य क्या आ जाएगा, नया भाज्य 54। आपको बताया है हर बार जो नया भाज्य आएगा उसका संशोधन करना है, तो संशोधित भाज्य 54 माइनस यहाँ से भागफल में नया अंक है 3, 3 को 2 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ से 54 माइनस 3 घटेगा, रहेगा 51। तो 51 संशोधित भाज्य है, उसमें मुख्यांक 9 का भाग देंगे, 9 का भाग लगाएं, 9 छिके 54 बड़ा होता है, 9 पांचे 45, शेषफल आप भाग की प्रक्रिया अलग से, ये जो भाग की प्रक्रिया है वो अलग से करके देख सकते हैं, शेषफल का पता चल जाएगा। तो शेषफल क्या बच रहा है 9 पांचे 45, शेषफल बचेगा 6, 5 भागफल आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे नीचे, शेषफल 6 आ रहा है, आगे कोई अंक नहीं है तो आगे वाले पद में चलेंगे तीसरे खंड में 6 को 5 के नीचे लिखेंगे तो नया भाज्य क्या आएगा, नया भाज्य है 65। 65 को अगर संशोधित किया जाएगा, आपको बताया है हर बार नए भाज्य को संशोधन करना है, तो संशोधित भाज्य 65 माइनस यहाँ से नया भागफल में नया 5 है, 5 को 2 1 से गुणा करके घटाएंगे तो 5 गुना 1, 65 माइनस 5 एकम 5, ये बचेगा 7। आपको ध्यान रखना है अगर तीसरे खंड के अंदर नया भाज्य आ जाए, यहाँ पे नया भाज्य देखो 65 आया है, तो उसका केवल संशोधन करके छोड़ देना है, वो शेषफल आ जाएगा इस पूरी भाग प्रक्रिया का। आगे संशोधित जो भाज्य है उसमें भाग नहीं देना है, दूसरे खंड तक के जो नए भाज्य आ रहे हैं उनका संशोधन करके उनमें मुख्यांक का भाग भी देना है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरे खंड में आने के बाद में जो नया भाज्य आ रहा है उसको केवल संशोधित करना है, उसमें भाग नहीं देना है। तो यहाँ पे संशोधन कर लिया, 60 बचा है, ये शेषफल हो जाएगा, ये है भागफल और ये है शेषफल। इस प्रकार अपने भाग की 3 प्रक्रियाएं की हैं। पहली थी सूत्र निकलम विधि, दूसरी सूत्र परावर्त्य विधि और तीसरी सूत्र दशांक विधि। तो 3 भाग की 3 विधियां हैं जो वैदिक गणित के अंदर सामान्यतः प्रचलित विधियां हैं, इनका अध्ययन हमने किया है। तो वैदिक गणित है उसमें अपने सबसे पहले योग की प्रक्रिया पढ़ी, उसके बाद में व्यवकलन की प्रक्रिया पढ़ी, उसके बाद में गुणा की लगभग 4 विधियां पढ़ी, उसके बाद में वर्ग की एक विधि पढ़ी, आधार और उपाधार विधि सूत्र निकलम विधि द्वारा, उसके बाद में अपने निकलम विधि द्वारा घनफल ज्ञात किया था, उसके बाद में अपने 3 प्रकार की भाग की विधियां पढ़ी है। इस प्रकार वैदिक गणित का अध्ययन किया है अपने। धन्यवाद।